तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लेकर आ गया हूँ स्वालो स्टार नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 50 को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि फॉर्मेशंस की फाइट स्टार्ट हो चुकी होती है और इधर और उधर से दोनों तरफ से फाइट होना शुरू हो चुका होता है। इसे देखकर सेक्ट लीडर कमांड करते हैं कि सब लोग बैटल के लिए प्रिपेयर हो जा, और एक ही साथ में वहाँ पे यानफिंग एंशिएंट किंगडम का भी बहुत ही टेरिफाइंग वॉरशिप निकलने लगता है। और ये दो टेरिफाइंग फॉर्मेशन जिनका नाम डार्क प्रिजन वर्ल्ड फॉर्मेशन एंड डार्क ग्रेट एनिलेशन फॉर्मेशन होता है, ये एक नंबर सुपर लार्ज मैकेनिकल ट्रेजर जैसा होता है जिसके काम वहाँ पे वो सबको सप्रेस करने लगते हैं। अब इटर्नल ट्रूगर्स जितने भी होते हैं वो सब उसको रेसिस्ट करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे युआंग सिटी की जो फॉर्मेशन की पावर होती है वो उन सारे फॉर्मेशन मास्टर की वजह से बहुत ही पावरफुल हो चुकी होती है, जिसके कारण उनको थोड़ा सा लोअर हैंड मिल रहा होता है। जहाँ पे दिखाया जाता है कि दोनों में क्लैश शुरू हो चुका होता है और साथ अब तबाही मचने लगती है। वहीं पे लूफेंग चला जाता है एक सीधे वॉरशिप से ही क्लैश करने के लिए, जिसको देखकर वहाँ के सब बंदे कहते हैं कि लूहे को रोके, और सब लोग लूफेंग को रोकने के लिए चले जाते हैं। अब लूफेंग कैजुअली अपने ब्लड शैडो ब्लेड को स्वंग करता है, वहाँ पे पूरी तरह से एक ब्रिलियंट रेनबो बन जाता है जो कि दोनों हर्ट डेमन युआन और शैडो डेमन जनरल को रोकने में कामयाब हो जाता है। और उन्हें ये समझ में नहीं आता कि आखिर इतने ही समय में लूफेंग की जो ताकत है वो इतनी ज़्यादा कैसे बन सकती है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो दोनों लूफेंग को रोक ही रहे होते, लेकिन साथ में मोरोसा को भी वो रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन घंटा कुछ नहीं हुआ। मोरोसा के उनकी असली ताकत का अंदाजा ही नहीं था। अब यहाँ पे दिखाया जाता है उन सबको अभी भी लग रहा था कि लूहे का सर्वेंट एक वॉइड ट्रेवल का ट्रू गॉड है। अब देखो, लूफेंग कभी भी ट्रैवल करता है तो अपने मोरोसा के साथ ही ट्रैवल करता है, क्योंकि वो केओस लेवल का बीस्ट, तो उसकी स्पीड लूफेंग से कई गुना ज़्यादा होगी, इसलिए वो वॉइड में ट्रैवल भी कर सकता है। दिखाया जाता है कि लूफेंग उन सबको फॉर्मेशन को छोड़ते हुए वॉइड में ट्रैवल कर रहा था, जिसके कारण दोनों आर्मी हैरान हो गए थे कि आखिरकार लूफेंग फॉर्मेशंस के रहते हुए भी वॉइड में ट्रैवल कैसे कर सकता है। और वो लोग सोचने लगते हैं कि शायद इसी कारण ही तो यहाँ पे वो लूहे का प्रोटेक्टर बन पाया है, क्योंकि उसे अच्छे से ट्रेनिंग दी गई है। और सब लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लूफेंग चला जाता है डार्क प्रिजन वर्ल्ड के फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने, ताकि उन्हें अपर हैंड मिल सके। अब डार्क प्रिजन फॉर्मेशन ऑलरेडी पहले से स्ट्रगल कर रही होती है, लेकिन साथ में लूफेंग जब उस पर अटैक करेगा तो उसकी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज होती है वो बहुत ही कम हो जाती है, जिसके कारण मोरोसा और लूफेंग को अटैक करने का चांस मिल जाता है। और वो सब रोकने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन मोरोसा की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। लूफेंग वहाँ पे आ चुका होता है। अब यहाँ पे लुइन मार्किस को दिखाया जाता है, जो कहते हैं कि ये सारे इनकम्पिटेंस को लेकर हमसे मुकाबला करने आए हैं, लेकिन चलो देखते हैं कि आखिरकार ये क्या कर सकते हैं। और साथ में लिन मार्किस भी कमांड कहते हैं कि अब हमारे एक्ट करने का समय हो चुका है। सब लोग अटैक कर देते हैं पूरे फुल पावर से। अब दिखाया जाता है, पहले हमने ये जाना था कि जब लूफेंग को 1 बिलियन मिला था तो वहाँ पे एक यंग लड़का भी होता है, वो भी अब यहाँ पे फाइट करने के लिए आया होता है, और उसका नाम प्रिंस यान होता है, और उसकी पावर भी इटर्नल ट्रू गॉड जितनी होती है। और सब लोग उन सारे फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। अब दिखाया जाता है कि वो इस बैटल को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि हर शैडो सेट को बहुत ही लॉसेस का सामना करना पड़ रहा होता है। और बताया जाता है कि जब हर शैडो सेट का एंसेस्टर मारा था तो वो ऑलरेडी इतने कैपेबल थे कि वो अपने सेट को बचा सके, लेकिन उन्होंने ये फैसला गलत ले लिया कि उन्होंने ऐसे जगह पे हाथ लगाया जहाँ पे वो मारे जा सकते हैं। अब बताया जाता है कि उनके पास 36 इटर्नल ट्रूगर्स और 49,000 वॉइड ट्रूगर्स मौजूद होते हैं, और वो सभी उन सारे इटर्नल ट्रूगर्स की मदद करके उन सब पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब यूवे लूफेंग से कहता है, ब्रदर लू है, जल्दी से स्नो रियलम इनवॉय को रोको, तुम्हें कैसे भी करके उसे रोकना होगा। तो लूफेंग उसको रोकने के लिए उधर चला जाता है। लूफेंग सामने देखता है तो वहाँ पे एक गॉड किंग ट्रेजर होता है, जहाँ पे मोरोसा पॉइंट करते हुए कहता है कि मास्टर स्नो रियलम इनवॉय अभी तक फुली एक्टिव नहीं हुआ है। तो लूफेंग कहता है चलो उसे फिनिश करते हैं। अब वो जान चुके थे ये बैटल आसान नहीं था, क्योंकि उन्हें फॉर्मेशन को तोड़ना है, और सबसे ज़्यादा फॉर्मेशन बड़ा स्नो रियलम इनवॉय होता है, जिसके कारण अगर वो उसे यूज़ किया गया तो इस बैटल का पूरा तरह से तख्ता पलट किया जा सकता है। अब दिखाया जाता है लूफेन स्नो रियलम इनवॉय की तरफ देखता है, और वो कहता है कि सच में ये तो लाजवाब है, इसकी पावर तो सच में उसके रेपुटेशन से मैच करती है। लूफेन ने अपने मास्टर जोसलिन के बारे में जाना था, उनसे जाना था कि स्नो रियलम प्रोग्नेटर की स्ट्रेंथ उनके ही जैसी है, लेकिन देखा जाए तो उनके पास अपनी लाइफ डॉग की प्रैक्टिस की हुई थी, जिसके कारण उनकी जो सर्वाइवल स्किल्स थी वो बहुत ज़्यादा थी। देखा जाए
जाए तो इस एंडलेस इयन्स में कई सारे गॉड किंग्स बने और कई सारे गॉड किंग्स मारे भी गए। यहाँ तक कि लूफेंग के टीचर जियो सान की वो भी मारे जा चुके थे, वो भी एक गॉड किंग्स थे। लेकिन उसके समय से लेकर अभी तक स्नो रियलम प्रोगनेटर जो कि एक गॉड किंग है वो अभी तक जिंदा है, क्योंकि उसके पास अपनी सर्वाइवल कैपेबिलिटीज है जिससे कि वो वहाँ से किसी भी मुश्किल से मुश्किल हालात से निकल सकता है, और ये उसके डॉ को कंप्रीहेंड करने की वजह से होता है। अब दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो स्नो रियलम इन्वॉल्व को कंट्रोल कर रहा होता है वहाँ पे ली यान यान होता है, जो कहता है कि तुम स्टेट क्या कर रहे हो, तुम तो डर रहे हो, चलो देखते हैं कि आखिरकार तुम कितने पावर हो कि सब लोग तुम्हारे बारे में ही बात करते हो। लू फेंग पे अपने अटैक कर देता है, लेकिन लू फेंग भी उस पर पलटवार करता है जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा पीछे जाके गिरता है, और दिखाया जाता है कि लू फेंग कॉन्स्टेंटली उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। और तभी वहाँ पे सिटी लॉर्ड कहते हैं कि यहाँ पे सब लोग सिटी लॉर्ड की मेंशन में आओ, जो कि लू फेंग के कानों में भी पड़ता है। और यहाँ पे वो देखता है कि वहाँ पे सारे लोग सिटी लॉर्ड की तरफ जाने लगते हैं, और यू भी कहता है कि ब्रदर लू है मार्कस ने हमें ऑर्डर किया है विड्रॉ करने के लिए। अब लू फेंग अटैक करके उसे मारना चाहता था, लेकिन अभी के फिलहाल लू फेंग वापस चला जाता है क्योंकि सबको वहाँ वापस बुलाया जा रहा होता है। लू फेंग सोचता है कि मुझे इंतजार करना होगा कि कब मेरी परफेक्ट डिवाइन बॉडीज अपने लिमिट तक जाए ताकि मैं केओस रिम में ब्रेक थ्रू कर सकूं। लू फेंग इन सब के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन अभी के फिलहाल ली युआन मार्कस से फुल हेड ऑन बैटल करना ये एक नासमझी वाली बात होगी, समझ लो ये सुसाइड होगा। लू फेंग अकेले अटैक करेगा। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि सब लोग वापस आ चुके रहते हैं, और जियान जुआंग मार्कस कहते हैं तुम सबने अपनी बैटल में बहुत ही कड़ी टक्कर की है, लेकिन अभी स्नो रियल में इन्वॉय यहाँ पे आ चुका है जिसके कारण हम यहाँ पे सर्वाइव तो कर पाएंगे, लेकिन अभी विक्ट्री का बात किया जाए तो बहुत ही मुश्किल है। वहाँ पे वो कहते हैं कि उनके पास अभी यही आर्मी है तो हम लोग इसको वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब दिखाया जाता है कि अभी उनके पास टोटल 3000 प्लस इटर्नल ट्रू गॉड्स मौजूद होते हैं जियांग जुआंग मार्किस फोर्स में, और वो कहते हैं कि हमें जीतना होगा, हमें यहाँ पे उन सारी मौतों का बदला लेना होगा, और वो सब इसके लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो हमें यहाँ पे आगे बढ़ना है, हमें यहाँ पे करना होगा ताकि हम और भी रीइंफोर्समेंट को ला सके। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे भी आधी बात समझ नहीं आ रही। यहाँ पे बैटल हो रहा है तो वापस बुला लिया जा रहा है, वहाँ पे ख़त्म हो ही नहीं रहा है, इतना लंबा बैटल ले जाया जा रहा है कि क्या ही मैं कहूँ। यहाँ पे बैटल हो रहा है, विड्रॉ कर रहा है, फिर से वो रुक रहे इंतजार करता है, फिर रिस्पॉन्समेंट आते, फिर अटैक करते हैं, फिर रुकते हैं, फिर रीइंफॉर्मेशन का आने का इंतजार करते हैं, फिर रुक जाते हैं। मतलब चल क्या रहा है, एक बार में जाओ नहीं यार अटैक करके सबको ख़त्म करो ना, लेकिन नहीं, सबको तो इंतजार करने लगता है। अब देखो वो लोग फिर से यहाँ पे फाइट करने की सोचने लगते हैं, और यहाँ पे वो कहते हैं कि अभी के फिलहाल देखो यहाँ पे बैटल ख़त्म होने वाला था, अगर वो स्नो वाला बंदा नहीं आया होता तो यहाँ बैटल ख़त्म हो जाती क्योंकि उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। अब फिर हमें सीन चेंज कर प्राइमोरियल यूनिवर्स रीजन के लू फेंग के स्मॉल यूनिवर्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग उस जगह आ चुका होता है। लू फेंग देखता है कि वहाँ पे कई सारे केओस लॉ को मैनिफेस्ट किया जा रहा है। अब देखो आपको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा हो कि अभी चल क्या रहा है, हो सकता है कि इस चैप्टर में बैटल खत्म हो या भी ना, लेकिन हम लोग देखेंगे कि आगे कैसे ये बैटल खत्म होगा। अब लू फेंग उसी स्पेस में आ जाता है, उस केओस लेयर में जहाँ पे लू फेंग आ चुका था और अपने सारे सिग्निफिकेंट फ्लॉज को देख रहा होता है, उसे महसूस कर रहा होता है। लू फेंग अपने ब्लड लाइन पार्ट को फॉलो कर रहा होता है। अब लू फेंग वहाँ पे जाता है तो उसे कुछ अलग ही महसूस होता है, जैसे कि वहाँ पे काउंटलेस ह्यूमंस मौजूद हों। यहाँ पे दिखाया जाता है कि लू फेंग जब वहाँ गया होता है तो लू फेंग के अपने यूनिवर्स में जितने भी लोग होते हैं वो लू फेंग के यूनिवर्स को देख पा रहे होते हैं, और दिखाया जाता है कि वो जैसे ही देखते हैं उन्हें पता चलता है कि लू फेंग का जो स्मॉल यूनिवर्स है वो एक्सपैंड होने लगता है, मतलब इसका यूनिवर्स और भी बड़ा होने लगता है, और सब लोग जितने भी ट्रू गॉड्स जितने भी बंदे थे लू फेंग के यूनिवर्स में रहने वाले हैं वो सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लू फेंग का जो यूनिवर्स था वो ऑलरेडी इतना बड़ा था। यहाँ पे वो लोग जानकर हैरान हो जाते क्योंकि लू फेंग अभी ब्रेक थ्रू के वर्ड्स पे था, मतलब हमारा इंतजार खत्म होने वाला, क्योंकि लू फेंग इन सारी चीज़ों की समझ गया होता है। लू फेंग जब फाइट कर रहा होता है स्नो फिल्म के बंदे से तो यहाँ पे उसने डॉ के बारे में समझा होता है, जिसके कारण वो कहता है कि मुझे अपने पूरे बॉडीज को केओस रियम में ब्रेक थ्रू कराना होगा, और वो यहाँ पे सोचते हैं कि ना जाने आज हमारे एंसेस्टर का बॉडी कितना बड़ा होगा। लू फेंग
फेंग, लुओ हाई, जियो जिन, हर कोई वहाँ पे लू फेंग को ही देख रहा होता है। लू फेंग कहता है कि मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि ये ट्रिलियंस लाइट ईयर्स तो जा ही सकता है। तो जियो जिन कहती है कि पिछली दफ़ा तुमने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स में किया था, क्या ही तुम्हारा ब्रेक थ्रू बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला? तो लू फेंग कहता है हाँ। अब देखो लू फेंग अभी केओस रियलम में ब्रेक थ्रू करने वाला था। जब भी कोई केओस रियलम में ब्रेक थ्रू करता है तो वहाँ पे उसके अंदर केओस एनर्जी आने लगती है, जिसके कारण उसके जो जितने भी यूनिवर्सेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। लू फेंग कहता है कि एटलीस्ट मैं तो बहुत ज़्यादा बड़ा होने ही वाला हूँ। और दिखाया जाता है कि लू फेंग का एक्सपैंड होना शुरू करता है, उसका जो स्मॉल यूनिवर्स होता है वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है। और अभी हमें सीन चेंज कर ह्यूआंग सिटी लॉर्ड की मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग अभी 10,000 किलोमीटर्स के स्पैनिंग एरिया में बैठा हुआ होता है। और लू फेंग अभी पूरी तरह से फोकस होता है स्टार टावर के अंदर रहकर अपने ट्रू गॉड्स को पावरफुल बनाने में। और दिखाया जाता है कि लू फेंग का जो स्मॉल यूनिवर्स होता है उसका डायमीटर ट्रिलियंस लाइट ईयर्स हो चुका होता है, और अभी के मुकाबले लगभग 5 साल और बीत चुके होते हैं। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि लू फेंग का स्मॉल यूनिवर्स ट्रिलियन लाइट ईयर्स में फैलने लगते हैं। लू फेंग कहता है कि ये ट्रू गॉड हट का एक केओस रिवोल्यूशन होने वाला है, जिसके कारण वो अपने केओटिक स्पेस को स्टेबल कर सकता है। और दिखाया जाता है मैसिव अमाउंट ऑफ केओटिक डिवाइन एनर्जी लू फेंग के अंदर फ्लो करने लगती है। लू फेंग अपने डिवाइन पावर को सेंस करने लगता है और वो अपने डिवाइन बॉडीज को मैक्सिमम फुल पोटेंशियल पे ले जाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि यही एक मौका होता है ब्रेक थ्रू के अनुसार, जहाँ पे अपने कोई बंदा अपने फुल बॉडी, अपने डिवाइन बॉडीज, अपने यूनिवर्सेस को मैक्सिमम लिमिट तक ले जा सकता था। जबकि टाइम का फ्लो यहाँ पे बिल्कुल ही अलग था। तो लू फेंग इन सबको साइलेंटली एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। लू फेंग की डिवाइन पावर 100 टाइम्स ज़्यादा प्योर होने लगती है, जैसे कि मोरोसा के केस में हुआ था, और वैसा ही लू फेंग के साथ भी होने लगता है। अब लू फेंग ब्रेक थ्रू की ताहत पे होता है। लू फेंग डिसाइड करता है कि उसे अपनी सीक्रेट टेक्निक पे भी फोकस करना होगा, और इसके लू फेंग की जो बॉडी होती है वो स्लोली अभी ग्रोथ में हो रही होती है। अब लू फेंग केओस रियलम में अभी पूरी तरह से ब्रेक थ्रू नहीं, मतलब समझ लो तो अभी प्रिपरेशन हो रही होती है। और लू फेंग इसी के साथ अपने पास प्रिजर्विंग सीक्रेट टेक्निक्स को भी स्टडी कर रहा होता है। हमें बताया जाता है कि ये ऐसा चीज़ है कि इसको सीख लेने के बाद अब हमें यहाँ पे रीज़न बताया जाता है, ये समझ लो कि गॉड किंग्स आखिरकार केओस रियलम के बंदे से फाइट ज़्यादा क्यों नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे उन्हें भी पता है कि वो भी केओस रियलम के बंदे को कंफर्म नहीं मार सकते हैं। बताया जाता है कि लू फेंग अपने एक टेक्निक को पढ़ रहा होता है जिसका नाम रीइंकार्नेशन टेक्निक होता है, और ये एक केओस रियलम की फर्स्ट लाइफ टेक्निक होती है, जो कि उनके सीक्रेट टेक्निक होती है, जो कि उनकी जिंदगियाँ बचा सकती है, जिससे कि हम अपने स्पिरिट ट्रू स्पिरिट को एक बार बचा कर रख सकते हैं। अगर लू फेंग मारा भी गया तो लू फेंग अपने आप को फिर से रीइंकार्नेट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे पीक लेवल की तो उसको ताकत मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे उसकी मेमोरीज भी होगी, उसकी पावर भी होगी, जो कि थोड़ी सी कम हो सकती है। यहाँ पे वो इटर्नल ट्रू गॉड्स में फिर से रीइंकार्नेट कर सकता है, लेकिन उसकी जो सारी ट्रेजर से जितने भी चीज़ें हैं वो चली जाएंगी। यहाँ तक कि मोरोसा पे उसके कंट्रोल है उसके मास्टर होने का, तो वो भी हक लू फेंग पे चला जाएगा। लू फेंग कहता है कि अभी देखा जाए तो यहाँ पे मुझे इसकी ज़रूरत तो है, लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं चाहता कि मेरे साथ कभी ऐसा हो, कभी रीइंकार्नेट होने की नौबत आए, वरना यहाँ पे लू फेंग का सबसे बड़ा ट्रेजर जो कि मोरोसा है वो लू फेंग के हाथ से चला जाएगा। अब देखो रीइंकार्नेशन आप समझ लो जैसे जियो सान के थे माउंटेन सिटिंग गेस्ट पे, वो भी एक बार मारे जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी इस टेक्निक को सीख रखा था, जिसके कारण वो फिर से रीइंकार्नेट हो चुके होते हैं, जिसके कारण ही लू फेंग से वो मिले होते हैं और लू फेंग को सारी चीज़ें बताए होते हैं। इसी कारण लू फेंग इसको सीखने लगता है और कहता है मैं आशा करता हूँ कि मुझे कभी भी इन सारी टेक्निक को यूज़ करने की कभी ज़रूरत न पड़ी। अब देखो ये रीइंकार्नेशन टेक्निक उतनी भी डिफिकल्ट नहीं होती, 3 दिन में लू फेंग उसको मास्टर कर लेता है। और साथ में लू फेंग केओस फोर्स डायग्राम, 9 ब्लेड ब्रेक थ्रू, सेवरेंस, डोंगवा, ली-वन आर्ट, ऐसे कई सारे टेक्निक्स को एक एक करके सबको स्टडी करने लगता है और टाइम बीतने लगता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये ऐसा चल रहा होता है, हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सभी अभी प्लान बना रहे होते हैं। मतलब क्या यार, इतना टाइम बीत चुका है लेकिन अभी भी प्लान बना रहे होते हैं, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सब लोग बात कर रहे होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए, कैसे फाइट होनी चाहिए। अब देखो बाहर सब चीज़ चल रहा होता है और लू फेंग अभी यहाँ पे लगा हुआ होता है सिटी लॉर्ड मेंशन में अपने स्टेबलाइज पावर को करने में, और तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पे लू फेंग अपने ट्रू गॉड को एक्सपैंड करना शुरू कर देता है। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं लू फेंग का ब्रेक थ्रू। तो तब तक के लिए बाय।